नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे एक झगड़े के बारे में। झगड़ा कहना इसे थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो जाएगा, बट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के बीच में एक डेफिनेटली डिसएग्रीमेंट है कोविड-19 वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, क्यों भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देश एक वेवर चाहते हैं WTO से पेटेंट को लेकर कोविड-19 वैक्सीन का, इस पूरे मुद्दे की डिटेल में जाकर हम डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसके दोनों तरफ के पहलू मैं आपको बताऊंगा, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, पेटेंट हटाने से क्या फायदा होगा, पेटेंट रखने से क्या फायदा होगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगेन महिपाल राठौड़ नाम से सर्च करिए और वहां पर मैं डेली PDF अपलोड कर देता हूं। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और मेरे और स्टडी IQ के अन्य टीचर्स के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी IQ के स्मार्ट कोर्स को, UPSC स्मार्ट कोर्स को अवेल कीजिए एट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। बिग क्रिसमस सेल चल रही है 25 दिसंबर तक और ये कोर्स आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट करें। टॉपिक की शुरुआत से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू WTO? इनमें से कौन सा टर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? पहला मरक्केश एग्रीमेंट 1994, दूसरा यूरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स, तीसरा गैट दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स और चौथा है ट्रिप्स। तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा लेक्चर के अंत में। इस हफ्ते WTO की मीटिंग चल रही थी उनके जेनीवा स्थित हेडक्वार्टर्स में, जहां पर ग्लोबल साउथ के कंट्रीज जैसे कि साउथ अफ्रीका और इंडिया ने एक प्रपोजल रखा कि वैक्सीन के लिए, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए जो भी पेटेंट हैं उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन जितने भी अमीर देश हैं, खास करके ब्रिटेन, US और नॉर्डिक कंट्रीज, उन्होंने इसका विरोध किया है। तो ये प्रपोजल क्या था? भारत और साउथ अफ्रीका ने ये डिमांड करी कि WTO के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उसको कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक एक्सेप्शन की तरह रखा जाए। यहां पर इसे वेवर दे दें, किसे? वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी पेटेंट्स हैं वहां पर एक वेवर दे दिया जाए ताकि सभी देश आसानी से वैक्सीन को बना सकें, मैन्युफैक्चर करके अपने अपने देशों में उसे लोगों को, जनता को दे सकें। लेकिन ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ और ये जो मीटिंग है इसमें विदाउट एनी कंसेंसस ये मीटिंग खत्म हो गई। तो फिलहाल के लिए वैक्सीन्स को ट्रिप्स के तहत जितने भी लीगल प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं वो जारी रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो, ये प्रपोजल फेल हो गया। लेकिन क्योंकि हम भारत के निवासी हैं तो ये प्रपोजल भारत ने क्यों रखा ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो भारत और साउथ अफ्रीका का जो ये प्रपोजल था उससे क्या होता कि पेटेंट हट जाते और कोई भी कंपनी वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकती थी, मल्टीपल कंपनीज उसे मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। अभी क्या हो रहा है, जिस कंपनी ने वैक्सीन का डेवलपमेंट किया है, रिसर्च में पैसा लगाया है, या तो वो उसे मैन्युफैक्चर करेगी या फिर वो लाइसेंस देगी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को किसी और देश में जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी। लेकिन अगर ये भारत का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता तो कोई भी कंपनी दुनिया में वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकती थी। इससे फायदा क्या होता? वैक्सीन सस्ती होती, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बन जाती गरीब देशों के लिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं: पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट्स। पेटेंट जो है वो यहां पर हमारे लिए काम का है क्योंकि कोई भी बड़ा दवाई निर्माता जब इस तरह का रिसर्च करता है, कोई नई वैक्सीन या नई दवा डेवलप करता है, तो वो उसका पेटेंट करवा लेता है और उससे क्या मिलता है? उसे एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर अ वैक्सीन और ड्रग। मान लो अगर फाइजर ने वैक्सीन का डेवलपमेंट किया है तो फाइजर के पास ये अधिकार होगा कि उस वैक्सीन को केवल फाइजर मैन्युफैक्चर करेगा और जो चाहे वो प्राइस रखेगा मार्केट में, उसे उस प्राइस पर बेच सकता है। तो क्या भारत साउथ अफ्रीका ये कह रहे थे कि सारी वैक्सीन और दवाइयों के ट्रेडमार्क्स हटा दिए जाएं या पेटेंट हटा दिए जाएं? नहीं, भारत ने केवल कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक आइटम्स पर से वेवर की डिमांड करी थी। भारत ने यह प्रपोज किया था कि जब तक दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा तबका वैक्सीनेट नहीं हो जाता तब तक के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव ऑफ कर दीजिए जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके। तो साउथ अफ्रीका और भारत ये कह रहे थे कि अगर ये कदम नहीं उठाया गया तो कोविड-19 को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होगा। कारण अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मान लो एक साल में 2021 के अंत तक अमेरिका अपने पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर देता है, UK कर देता है, लेकिन इन देशों में बाहर से तो लोग आएंगे। भारत, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों से लोग ट्रैवल करने जाएंगे बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए। तो ये जो ट्रैवलिंग लोग हैं ये कंटिन्यूसली डिजीज को इन देशों से डेवलप्ड कंट्रीज तक लेकर जाते रहेंगे। यानी कि पूरी दुनिया जब तक वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक हर देश को दुनिया में खतरा है।
अब अगर मल्टीपल कंपनीज दवा को बनाना शुरू कर देती हैं, वैक्सीन बनाना शुरू कर देती हैं, तो प्रोडक्शन बड़े स्तर पर होगा और हम टारगेट कर सकते हैं कि 2021 के अंत तक ही मेजॉरिटी, मान लो 50% तक पॉपुलेशन भी अगर वैक्सीनेट हो जाती है तो कोविड-19 का खतरा काफी कम हो जाएगा। लेकिन अभी जो प्लान चल रहे हैं उसके अनुसार केवल जो अमीर देश हैं, वेल्दीएस्ट कंट्रीज हैं दुनिया के, केवल उन्होंने वैक्सीन के लिए इन कंपनीज के साथ करार किए हैं। ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। यूके, यूएस, बहरीन जैसे कई देशों में वैक्सीन के टीके लगने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। लेकिन दुनिया के बाकी देशों के पास वो टेक्नोलॉजीज, वो दवाइयां नहीं है जो इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में मदद करे। तो अगर ये स्पेशल मेजर्स नहीं उठाए गए, ये वेवर नहीं दिया गया, तो अमीर देशों को तो इन नई टेक्नोलॉजीज का, वैक्सीन का फायदा होगा, लेकिन गरीब देशों को कोविड-19 बर्बाद करता रहेगा, उनकी इकोनॉमी पूरी खराब हो जाएगी अगले साल के अंत तक। तो ये जो प्रपोजल है, ये कोविड-19 वैक्सीन और कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स को भी वेवर के दायरे में लाने की बात कह रहा था। अगर कुछ समय के लिए भी ये वेवर मिल जाता है, मान लो 1 या 2 साल के लिए, तो दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, केवल गिनी चुनी कंपनीज हैं जिनके पास वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। जैसे भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को केवल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, तो उसके अलावा और कोई नहीं बना सकता। तो ये सीन चेंज होना चाहिए। भारत ने एक और चीज पॉइंट आउट करी कि इनफैक्ट कोविड-19 पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था तब भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। वेंटिलेटर वाल्व्स, N95 रेस्पिरेटर्स, थेरेप्यूटिक्स, फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स और कई टेक्नोलॉजी थी जो दवाइयों में या हॉस्पिटल इक्विपमेंट में काम आती है। और वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो ऑलरेडी आईपी राइट्स के तहत आती हैं, इंटेलेक्चुअल राइट्स, उनके पेटेंट्स हैं कई कंपनीज के पास, जिसके कारण ये देश इतनी जल्दी से स्केल अप नहीं कर पाए थे। भारत जैसे देशों को बहुत समय लगा था सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठा करने में जिससे वो कोविड-19 से लड़ सकें। तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी 8-10 महीने पहले डेवलपिंग कंट्रीज फेस कर चुके हैं, तो उन्हें ये फिर से वैक्सीन के टाइम पे फेस नहीं करना चाहिए। भारत दुनिया भर में जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। साउथ अफ्रीका भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो ये वो देश हैं जो अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज में दवाइयां सप्लाई करते हैं, गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं। खास करके भारत की कंपनीज WHO, यूनिसेफ, MSF जैसे संगठनों को दवाइयां सप्लाई करती हैं और इन सस्ती दवाइयों से अफ्रीकी देशों में, एशियाई देशों में लोगों की जान बचती है। यहाँ के लोग महंगी दवाइयों को, US, UK की कंपनीज की दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इसीलिए वो भारत में बनी जेनरिक मेडिसिन पर निर्भर हैं। भारत ने प्रपोजल में कहा था कि ये वेवर X नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होना चाहिए। तो कई लोगों को ये लगा कि X का मतलब है कि इनडेफिनेटली भारत चाहता है कि ये वेवर बना रहे, यानी कि कभी भी इन वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज के पास ये इंटेलेक्चुअल राइट्स नहीं रहे। ऐसा नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया है कि X हमने सिर्फ इसलिए लिखा है, यानी कि 2 साल, 3 साल, 1 साल, जितना भी समय लगता है वैक्सीनेशन के लिए, तब तक के लिए ये वेवर रहना चाहिए। हम हर साल इस ड्यूरेशन को नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर 2021 तक ही वैक्सीनेशन हो जाता है तो 2022 से फिर से ये इंटेलेक्चुअल राइट्स इन कंपनीज के पास चले जाएं। 2022 में नहीं हो पाता तो 23 में ये नेगोशिएशन हम हर साल कर सकते हैं। तो इस प्रपोजल को WTO की मीटिंग में टेबल पर रखा गया और WTO में कोई भी फैसला कंसेंसस से होता है, यानी कि आपस में अगर सबकी सहमति होती है तो ही कोई निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पर लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज ने तो इस प्रपोजल को सपोर्ट किया था, लेकिन जितने भी अमीर देश हैं, हाई इनकम कंट्रीज हैं, जैसे कि UK, US, कनाडा, नॉर्वे, यूरोपियन यूनियन, इन सभी ने इस प्रपोजल को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सिस्टम हमने बनाया है पिछले 20-25 सालों में, वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंसेंटिवाइज न्यू इन्वेंशंस ऑफ वैक्सीन्स। नई दवाइयाँ, नई वैक्सीन बनने के लिए ये इंसेंटिव देना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंपनी ने रिसर्च किया है, पैसा लगाया है, उसी को इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिले। अगर ये हम हटा देते हैं तो भविष्य में इन्वेंशन के लिए इंसेंटिव नहीं रहेगा। नई वैक्सीन या नई दवाइयां बनाना कोई भी नहीं चाहेगा। इन अमीर देशों ने यह भी कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आप बहाना मत बनाइए, ये बिल्कुल भी बैरियर नहीं है वैक्सीन हासिल करने में। इसका बेस्ट एग्जांपल अगेन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही है कि जैसे अगर भारत को वैक्सीन चाहिए तो भारत की तो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसको मिल गया है लाइसेंस, वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन बनाएगी। तो वॉलेंटरी लाइसेंसिंग के साथ वैक्सीन गरीब देशों तक भी पहुंच सकती है। और साथ ही साथ इन अमीर देशों ने कहा है कि हमने एक अलायंस बनाया है, कोवैक्स फॉर वैक्सीन्स, तो इसके थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट्स के थ्रू दुनिया भर तक कोविड-19 की वैक्सीन पहुंच जाएगी। अब ये कोवैक्स क्या है आपको मालूम होना चाहिए। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश शामिल हैं। इन्होंने मिलकर पैसा इकट्ठा किया है ताकि दुनिया में उन देशों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए जिनके पास ज़्यादा पैसा
नहीं है। कोवैक्स अलायंस ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ एक डील साइन करी है दुनिया भर के देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो काफ़ी सस्ती है, $4 से $5 इसका प्राइस रहने वाला है और इसको ट्रांसपोर्ट करना भी काफ़ी आसान है। फ्रिज, नॉर्मल फ्रिज जो होते हैं उसमें इसको स्टोर किया जा सकता है। कोवैक्स अलायंस ने $2 बिलियन ऑलरेडी रेज कर दिए हैं, लेकिन उसको $5 बिलियन की और फंडिंग चाहिए 2 बिलियन डोजेस और प्रोक्योर करने के लिए। पिछले ही हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने 500 मिलियन यूरो की फंडिंग अनाउंस करी है टू वैक्सीनेट 1 बिलियन पीपल। तो इन अमीर देशों का ये कहना है कि हम पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रहने दीजिए और बाकी हम फंडिंग तो दे ही रहे हैं ताकि दुनिया में सब जगह वैक्सीन पहुंच जाए। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज क्या कह रही हैं? साउथ अफ्रीका ने अपने ऑब्जेक्शंस मीटिंग में ऑफिशियली उठाए। उन्होंने ये कहा कि डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो बैरियर बनाती है टुवर्ड्स एक्सेस फॉर मेडिसिन। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड जितनी भी दवाइयां हैं वो ज़्यादातर इस वक्त दुनिया में 2 कंपनीज के पास उनके पेटेंट्स हैं, रेजेनरॉन और एली लिली। ये बहुत बड़ी मेडिकल कंपनी है यूएस की। तो इन दोनों कंपनीज ने अपने सारे पेटेंट्स अपने पास ही रखे हुए हैं या फिर बहुत कम पेटेंट्स किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को इन्होंने दिया है, एक्सक्लूसिव डील रखी है और बहुत महंगी दवाइयां आती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड। एक और एग्जांपल पॉइंट आउट किया गया, भारत में एमएसएफ और फाइजर के बीच में जो न्यूमोकोकल वैक्सीन को लेकर केस चल रहा था उसमें एमएसएफ को ये न्यूमोकोकल वैक्सीन का ऑल्टरनेटिव नहीं लेने दिया गया क्योंकि पेटेंट के कारण वो ब्लॉक कर दिया गया था। ऐसा ही उदाहरण साउथ कोरिया में भी देखने को मिला था। एसके बायोसाइंस नाम की एक कंपनी को फाइजर कोर्ट तक लेके गई और अल्टीमेटली एसके बायोसाइंस को अपनी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा क्योंकि इसका पेटेंट फाइजर के पास है। तो साउथ अफ्रीका ने कई एग्जाम्पल दिए कि डेफिनेटली आईपी जो है वो एक बैरियर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कारण कंपनीज रोकती हैं वैक्सीन को गरीब देशों तक जाने से। तो इंडिया साउथ अफ्रीका का जो ये प्रपोजल है ये नॉन पेटेंट होल्डर्स के लिए आसान बना देगा, ना केवल वैक्सीन बल्कि दूसरा मेडिकल इक्विपमेंट भी खरीदना या मैन्युफैक्चर करना, जैसे वेंटिलेटर, मास्क, प्रोटेक्टिव गियर, जिनकी कमी शुरुआत के समय में हमें लगी थी। चाइना ने भी इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है। वेरी इंटरेस्टिंगली चाइना ने भारत और साउथ अफ्रीका का यहाँ पर सपोर्ट किया और इस प्रपोजल के पीछे डब्ल्यूएचओ भी अपना सपोर्ट दिखा रहा है। हालांकि डब्ल्यूएचओ की कोई वोटिंग राइट नहीं होती है डब्ल्यूटीओ में, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है कि हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि इस तरह के कोई बैरियर्स रहें कोविड-19 मेडिसिन या दवाइयों को लेकर। डब्ल्यूटीओ की जो अगली डायरेक्टर जनरल बनने ही वाली हैं, ऑलमोस्ट तय है, नाइजीरिया की एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं, वर्ल्ड बैंक में बहुत समय तक इन्होंने काम किया है, एनगोजी ओकोंजो-इवेला। इन्होंने भी ये कहा है कि मैं भी इस तरह के प्रपोजल को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अब ये देखना रहेगा कि ये ऑफिशियली जब डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल बन जाती हैं तो ये क्या करती हैं। अभी वो बनी नहीं है, मतलब बनना ऑलमोस्ट तय है इन्हीं का। अल्टीमेटली डब्ल्यूटीओ की इस मीटिंग में कोई कंसेंसस नहीं बन पाया तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। तो अभी दुनिया में जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो वैक्सीन पर जिन्होंने रिसर्च किया है, उनके पास लीगल प्रोटेक्शंस हैं, केवल वही वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। ऑक्सफैम जो कि एक बहुत बड़ी चैरिटी है, उसने ये कहा है कि दुनिया में 2021 में 9 में से 10 लोगों को ये वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। जो गरीब देश हैं वहां पर 9 आउट ऑफ 10 पीपल विल गो अनवैक्सीनेटेड। ये ऑक्सफैम की लेटेस्ट रिसर्च है। और यूके जैसे देश जहां पर ऑलरेडी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, वहां पर तो हो सकता है कि सभी वैक्सीनेट हो जाएं। 8-9 करोड़ की तो आबादी है, कितना मुश्किल है, हमारे यहाँ का एक राज्य वैक्सीनेट करो उतनी बड़ी बात है। लेकिन गरीब देशों में 9 आउट ऑफ 10 पीपल विल नॉट बी वैक्सीनेटेड, ये ऑक्सफैम कहती है, अगर इस तरह के लीगल प्रोटेक्शन इन कंपनीज को मिले रहे। अब दुनिया में इस वक्त जो मेजर वैक्सीन है उनकी प्राइस के बारे में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन $5 का एक डोज है। $5 मतलब रफली ₹350, तो वो काफ़ी सस्ती है, इसीलिए ज़्यादातर देश उसी को चाहते हैं। लेकिन जो फाइजर की वैक्सीन है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है यूएस यूके में, इसका प्राइस है लगभग $20। अब $20 जो है ये यूएस में कोई बहुत बड़ी प्राइस नहीं है, लेकिन गरीब देशों में भारत का ही उदाहरण ले लो, $20 कितना हो जाएगा, लगभग ये होगा ₹1500 के आसपास, ठीक है, रफली। तो ₹1500 की एक डोज है, 2 डोज लेनी पड़ेगी, यानी ₹3000 की वैक्सीन की डोज पड़ेगी। अब एक परिवार में अगर 4 लोग या 5 लोग भी हैं तो 15-20 हज़ार रुपये का ये खर्चा आ जाएगा, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में हर परिवार के लिए ये वैक्सीन फाइजर वाली अफोर्डेबल नहीं रहेगी। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि फाइजर की वैक्सीन शायद भारत में $20 से भी महंगी हो, क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए
तो यूएस में तो ऑलरेडी अभी सर्दियां चल रही है, वहां पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है लगभग पूरे देश में, तो वहां पे स्टोरेज कॉस्ट इतनी नहीं होगी जितनी भारत में होगी। भारत में स्टोरेज कॉस्ट इसकी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ -70 पे ट्रांसपोर्ट करना किसी भी वस्तु को बहुत ही खर्चीला साबित होगा। तो 20 क्या हो सकता है कि ये भारत को $30 में भी पड़े। अब उसको गवर्नमेंट कितना सब्सिडाइज करके आगे हम तक पहुंचाती है वो एक अलग बात है, लेकिन भारत सरकार को ये वैक्सीन फाइजर वाली काफ़ी महंगी पड़ सकती है। इस पूरे मुद्दे पर फार्मा इंडस्ट्री का क्या कहना है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशंस ने ये कहा है कि ये डिमांड गलत है, इस तरह का कोई वेवर नहीं मिलना चाहिए। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव ऑफ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो ये भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे पूरे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। इन्होंने फाइजर की mRNA वैक्सीन का एग्जाम्पल दिया है। mRNA टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना बहुत ही महंगा सौदा होता है, लेकिन फाइजर जैसी बड़ी कंपनी, एक प्रॉफिटेबल कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो mRNA रिसर्च में पैसा डाले और वहां पर नई दवाइयां, वैक्सीन डेवलप करे। लेकिन अगर फाइजर जैसी कंपनियों से उनके इंटेलेक्चुअल राइट्स छीन लिए गए तो भविष्य में वो कभी mRNA वैक्सीन या mRNA बेस्ड दवाइयों में हाथ डालेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो हमारे लिए नुकसान का सौदा होगा, तो वो कभी इसमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और ऑलरेडी इन कंपनीज ने बहुत सारी दवाइयों में रिसर्च चालू रख रखा था, उसके बेसिस पर इन्हें फायदा भी हुआ है। जैसे कई कंपनीज ने सार्स के समय 2003 में वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे, पैसा डाला था, उस रिसर्च का फायदा हमें 2020 में हुआ है। तो ऐसा भी होता है कि कंपनीज अपने पुराने रिसर्च के बेसिस पे आगे और रिसर्च करती हैं, तो ये सारा रिसर्च उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत रहना चाहिए। दूसरी ओर इन ड्रग मेकर्स का ये कहना है कि हम इस वैक्सीन से पैसा अभी नहीं कमाएंगे। एस्ट्राजेनेका ने साफ कह दिया है कि जो हमारी ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार करी है हमने, उससे हम जब तक पैंडेमिक चल रहा है दुनिया में तब तक पैसा नहीं कमाएंगे। इसमें हम प्रॉफिट नहीं देखेंगे अपना जब तक कि दुनिया में कोविड-19 खत्म नहीं हो जाता। हाँ देखो, भविष्य में ये नॉर्मल वैक्सीन की तरफ फिर आगे इट विल बी पार्ट ऑफ द मल्टीपल वैक्सीन जो बच्चों को दी जाती है, तब इसमें हम पैसा चार्ज करेंगे, तब हम अपना प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अभी जब दुनिया भर में कोविड-19 फैला हुआ है तब तक हम इसमें से पैसा नहीं कमाएंगे। मॉडर्ना ने भी ये कहा है कि वो अपने पेटेंट्स को एनफोर्स नहीं करेगी। मान लो भारत में कोई कंपनी मॉडर्ना वैक्सीन के बेसिस पर अपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर लेती है, तो वो उसको कोर्ट में नहीं लेकर जाएंगे जब तक पैंडेमिक चल रहा है। इस तरह के चंद एग्जाम्पल्स हम फार्मा इंडस्ट्री में पहले भी देख चुके हैं। स्विस मैन्युफैक्चरर नोवार्टिस ने कुछ साल पहले मलेरिया की अपनी दवाई डेवलपिंग कंट्रीज के साथ उसका पेटेंट शेयर किया था। तो डेफिनेटली फार्मा इंडस्ट्रीज भी चाहती हैं कि अभी हम पैसे की तरफ ना देखें, हम प्रॉफिट्स की तरफ ना देखें। बाद में हम प्रॉफिट कमा लेंगे 2-3 साल बाद, लेकिन अभी हम बिना प्रॉफिट के भी इस वैक्सीन को बेचेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसके लिए कई जगह से इनकी तारीफ भी हो रही है। लेकिन भारत ने इस आर्ग्यूमेंट को भी काउंटर किया है। भारत के लोगों से आप आर्ग्यूमेंट में कभी नहीं जीत सकते। तो भारत ने ये पॉइंट आउट किया WTO की मीटिंग में कि ये जो दवाई बनाने वाली कंपनियां आर्ग्यूमेंट देती हैं कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डाला इसलिए हमें प्रॉफिट होना चाहिए, ये दूसरी दवाइयों, दूसरी वैक्सीन के लिए लागू है बात। लेकिन कोविड-19 के केस में ये लागू नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसा है दुनिया में कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, वो सरकारों द्वारा दिया गया है। जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में ज़्यादातर पैसा यूके की सरकार ने दिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और यूएस ने भी वहाँ पर फंडिंग दी थी, और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इसमें साथ दिया है। आप कई वैक्सीन्स में दूसरों में भी देखिए, मॉडर्ना को तो ऑलमोस्ट पूरा यूएस गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। फाइजर बायोएनटेक में भी यूएस गवर्नमेंट ने बहुत पैसा डाला था रिसर्च में। तो दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी वैक्सीन ऑलरेडी आ चुकी है या आने ही वाली है, उनमें ज़्यादातर में जो पैसा है, जो फंडिंग है, वो सरकारों द्वारा दिया गया है, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, खुद के द्वारा पैसे नहीं दिए गए। तो ये आर्ग्यूमेंट भारत ने कहा है। तो अभी भारत का ये कहना है कि कोविड-19 के केस में ये वाला आर्ग्यूमेंट काम नहीं करेगा, पैसा सरकारों का है, तो डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी कंपनीज के पास कुछ समय के लिए नहीं होने चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब देखो, यूपीएससी में जब हम आंसर लिखते हैं मेंस में, तो हमें एक मिडिल ग्राउंड लेते हुए कुछ सॉल्यूशन देना होता है। तो वैसे ही 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली चीज़ इसमें ये हो सकती है कि ये कंपनियां नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसेस साइन कर लें दूसरी कंपनीज के साथ। जैसे एस्ट्राजेनेका ने भारत में केवल सीरम इंस्टीट्यूट से एग्रीमेंट किया है, तो वो चाहे तो 5-7 कंपनीज के साथ इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर ले। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी जा सकती है। भारत एस्ट्राजेनेका कंपनी को एक लमसम अमाउंट देकर वैक्सीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसको खरीद सकता है। तो इस तरह के काम हम करते हैं, दूसरे फील्ड में भी तो करते हैं। अब ये टर्म आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिफेंस में भी सुना होगा। तो वही उसी तरह के एग्रीमेंट्स हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? तो अगर कंपनी के स्तर पर ही इस तरह की पार्टनरशिप हो जाती है तो ये काम काफ़ी फास्ट होगा। अगर सरकारें इन्वॉल्व नहीं है तो डेफिनेटली बहुत फास्ट होगा, और अल्टीमेटली
भारत के लोगों को फायदा हो सकता है। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम क्या है, अब एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच में क्या डील हुई है वो हमें नहीं मालूम। एस्ट्राजेनेका ने उन्हें कितने रुपए में ये टेक्नोलॉजी दी है या फिर क्या प्राइस रहेगा उस वैक्सीन का। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हेड हैं मिस्टर पूना वाला, उन्होंने ये कहा है कि हम पैसे को कम ही रखेंगे, कॉस्ट कम ही रखेंगे, लेकिन फिर भी हमारे सामने यानी जनता के सामने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कॉस्ट के बारे में। यहां पर गवर्नमेंट रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर गवर्नमेंट डील करेगी एस्ट्राजेनेका के साथ तो ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। अब लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू WTO। इसका आंसर है ई ऑल। ठीक है, गुस्सा मत होना, मैंने ऑप्शन ई दिया नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चारों ही टर्म्स WTO से रिलेटेड हैं। कैसे, तो देखो, मैराकेश एग्रीमेंट क्या है, मोरक्को में मैराकेश शहर में 1994 में ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नेगोशिएट किए गए थे, साइन किए गए थे। नेगोशिएशन तो पहले ही चल रही थी 1986 से, और जो बातचीत चल रही थी ना 1986 ऑनवर्ड्स, उसी को कहते हैं उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर लोग याद नहीं रखते हैं, इसको याद रखना। उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 86 से 94 तक चले थे। फाइनली मैराकेश एग्रीमेंट होता है 94 में, और 1 जनवरी 1995 को WTO आया था एग्जिस्टेंस में। ठीक है, और ये भी याद रखना कि इसके पहले भी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक संगठन था UN के अंडर में, लेकिन इसके पास कोई भी यानी कहते हैं ना दांत नहीं थे। इट वॉज अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं था। लेकिन ट्रिप्स के आने के बाद से लीगली सैंक्शंस को इम्पोज किया जा सकता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।